स्टूडेंट्स, आज हम क्लास शुरू करें उससे पहले मैं पीछे की क्लास के कुछ प्रश्न पूछ लूँ। सबसे पहला प्रश्न बताओ, अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने। इंडिका मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न बताओ, अशोक के अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक। अशोक का नाम कौन से अभिलेखों में मिला है? मास्की, गुजरा, नित्तुर, उदयगोलम। अगला प्रश्न बताओ, सेंड्रोकोट्स ने 6 लाख सेना की सहायता से पूरे भारत को रौंद डाला, किसका कथन है? ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। अगला प्रश्न बताओ, सेंड्रोकोट्स की सहायता से भारत ने दासता का जोड़ा उतार फेंका, जस्टिन। किसका है? जस्टिन का। अगला प्रश्न बताओ, ये बताओ, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त। आगे बताओ, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। अगला प्रश्न बताओ, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को खोजा किसने? 1750 में ट्रिफेंथलर। आगे बताओ, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। ये बताओ, धम्मापात्रों की नियुक्ति शासन के कौन से वर्ष, 14वें वर्ष व कौन से अभिलेख में उल्लेख? 5वें शिलालेख में। अगला प्रश्न बताओ, हर क्षण, हर समय, हर स्थान पर, मैं चाहे रसोई घर में हूँ, अंतःपुर में हूँ, मेरे प्रतिवेदक जनता की सूचना दें, कौन से अभिलेख में? 6ठे शिलालेख में, वर्ध शिलालेख में। कलिंग युद्ध का उल्लेख कौन से शिलालेख में? 13वें वर्ध शिलालेख में। चलिए अगला प्रश्न बताओ, अशोक ने किस स्थान को बलि से मुक्त कर दिया? वो राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। रुमिनदेई। किससे जानकारी मिलती है? रुमिनदेई अभिलेख से। चलो सब, एक प्रश्न ये बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में क्या कहा है? वर्षल। अगला प्रश्न बताओ, रोमिला थापर के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य था वैश्य। एक प्रश्न बताओ, यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द काम में लिया है? हम्बल, ओरिजन। आगे बताओ, सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया? 305-4 ईस्वी पूर्व में। सेल्यूकस की पुत्री जिसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई, हेलेना। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के किस सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर ने बनाई? पुष्यगुप्त। चलो सब, लास्ट प्रश्न बता दो, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जीवन किस जैन विधि से त्याग किया? संलेखना विधि। और किस जैन विद्वान के साथ गए थे? भद्र बाऊ, श्रवण बेलगोला, चंद्रगिरी पहाड़ी पर। अब आज हम अगला शासक लेते हैं, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अगला शासक होता है उनका पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में एक बात कही जाती है कि बिंदुसार सर्जरी से हुआ था, सिजीरियन शासक था। तो कौन मौर्य शासक सिजीरियन शासक था? बिंदुसार। और बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दुर्धरा। माता का नाम क्या था? दुर्धरा। चले सब, अब बिंदुसार।
बिंदुसार शासक बना 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व। यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को अमित्र चेष्ट क्या कहा है? अमित्र चेष्ट, याद कर लेना। अमित्र चेष्ट किस शासक के लिए काम में आया है? बिंदुसार के लिए। किन्होंने कहा है? यूनानी इतिहासकारों ने। और इसी का अमित्री चेष्ट का संस्कृत में या इसका अर्थ होता है अमित्र घात। अर्थात अमित्र घात का क्या अर्थ है? शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। चलो सब हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी रहा, जो 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी तक शासन किया। और इनको यूनानी इतिहासकारों ने क्या कहा है? अमित्र चेष्ट। ये प्रश्न याद कर लेना। और अमित्र घात जिसका अर्थ क्या है? शत्रुओं का नाश करने वाला। वायु पुराण में इंपॉर्टेंट इसी के लगाओ। वायु पुराण में क्या कहा है? भद्रसार। और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा है? सिंहसेन। भद्रसार सिंहसेन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यूनानी इतिहासकारों का अमित्र चेष्ट है, याद कर लोगे। और एक संस्कृत में बिंदुसार के लिए क्या शब्द काम में आया है? अमित्र घात। और विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, फ्लीट मोदे ने अमित्र घात का अर्थ बताया है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। चलिए, ये तो हुई बिंदुसार के नाम की प्रारंभिक जानकारी। अब देखो, बिंदुसार के काल की एक घटना है और जिसका उल्लेख है दिव्यावदान, बौद्ध ग्रंथ है। दिव्यावदान के अनुसार तक्षशिला का विद्रोह अशोक ने दबाया था। उस समय अशोक उज्जैनी का राज्यपाल था। इसको इम्पोर्टेंट लगाओ। क्यों इम्पोर्टेंट लगाए? जब हम पढ़ेंगे अशोक, तो अशोक के बाद में मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो कुछ इतिहासकार ये कह रहे थे कि अशोक में सैनिक योग्यता ही नहीं थी। तो ये बड़ा एक प्रमाण दिया जाता है कि अशोक में सैनिक योग्यता थी। क्यों? उसका प्रमाण है अशोक उज्जैनी का गवर्नर था, राज्यपाल था, पर तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए गया था। अशोक में सैनिक क्षमता थी, तभी उसने तक्षशिला के अमात्यों ने विद्रोह कर दिया था। और इनको दबाने के लिए अशोक कहाँ गया था? तक्षशिला गया था, जबकि गवर्नर कहाँ का है? उज्जैनी का। दूसरा प्रश्न ये याद करोगे। पहला प्रश्न था यूनानी इतिहासकारों ने अमित्र चेष्ट, और दूसरा प्रश्न तक्षशिला का विद्रोह किसने दबाया? अशोक ने। किसके काल में? बिंदुसार के काल में। जबकि अशोक कहाँ का गवर्नर था? उज्जैनी का गवर्नर था। अगला आप लगा लो, वेरी 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 4 बार इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में मिलता है। एक यूनानी इतिहासकार है एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस, एंटियोकस था सीरिया का शासक, या इसे यूनानी शासक भी लिखते हैं, एंटियोकस से मदिरा मतलब शराब, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाता है? बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से निम्नलिखित में से क्या मंगवाया था? क्या मंगवाया था? मदिरा, शराब, सूखे अंजीर, दार्शनिक, और चौथे ऑप्शन में उपयुक्त सभी। तो क्या जाएंगे? सभी। या फिर एक और सुन लो, इस प्रश्न का जवाब देना आप। बिंदुसार ने एंटियोकस सीरिया के शासक से निम्नलिखित में से किसकी मांग नहीं की थी? पहला ऑप्शन है मदिरा, दूसरा है सूखे अंजीर, तीसरा है दार्शनिक, चौथा है नर्तकी। तो किसकी मांग नहीं की थी? नर्तकी की। क्या क्या मंगवाया था? मदिरा, सूखे अंजीर, दार्शनिक। अच्छा, उसने क्या किया? एंटियोकस ने
एंटियोकस ने मदिरा बेच दी, सूखे अंजीर बेच दिए, परंतु दार्शनिक नहीं भेजा। दार्शनिक नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा? वहाँ का कानून अनुमति नहीं देता। दार्शनिक भेजने की वहाँ का कानून अनुमति नहीं देता, तो दार्शनिक नहीं भेजा था। ये क्या दर्शाता है सब? ये दर्शाता है भारत और पश्चिमी एशिया के मध्य व्यापारिक संबंध दर्शाता है। यह भारत का पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध दर्शाता है। इम्पोर्टेंट है, 4 बार लिखा है हमने। अब देखो, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस, याद कर लेना सब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। देखो, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा था? मेगस्थनीज को। मेगस्थनीज के बाद यूनानी राजदूत कौन आया? डाइमेकस। इसको मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी मानते हैं। तो आप याद रखना, सुमेलित करवा ले। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन था? मेगस्थनीज। और बिंदुसार के दरबार में कौन था? डाइमेकस। किसने भेजा था? एंटियोकस प्रथम ने। अब एक दूसरा इतिहासकार है प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री है जिसकी। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, इसी फिलाडेल्फस का क्या नाम है? टालमी सेकंड ने डायनोसियस दूत भेजा। तो ये दोनों दूत याद रखोगे। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियाई नरेश ने कौन सा दूत भेजा था? डाइमेकस। और मिस्र के शासक फिलाडेल्फस या टालमीदित्य ने कौन सा दूत भेजा था? डायनोसियस। तो दोनों राजदूत किससे संबंधित करेंगे? बिंदुसार से। ये तो डाइमेकस और ये डायनोसियस। इम्पोर्टेंट है दोनों ही। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का न्यायी था, ये भी पूछा गया है। बिंदुसार किसका था? आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। और एक आजीवक है परिव्राजक, आजीवक का नाम है परिव्राजक, बिंदुसार की राजसभा में रहता था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी और जिसका प्रधान कौन था? खल्लाटक। जिसका प्रधान कौन था? खल्लाटक। इस तरह से ये हो गए हमारे बिंदुसार। कौन से प्रश्न याद करोगे बिंदुसार में? पहला प्रश्न, यूनानी इतिहासकारों ने क्या कहा है? अमित्र चेट्स, अमित्र घात या शत्रुओं का नाश करने वाला। दूसरा, संस्कृत भाषा में क्या कहा है? अमित्र घात। और फ्लीट ने अमित्र घात का अर्थ क्या बताया है? शत्रुओं का नाश करने वाला। एक ये इंपॉर्टेंट करोगे। दिव्यावदान के अनुसार तक्षशिला का विद्रोह किसने दबाया था? अशोक ने। जबकि अशोक कहाँ का गवर्नर था? उज्जैनी का। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक ही प्रश्न याद करो तो ये प्रश्न याद करना। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस सीरिया के शासक से क्या मंगवाए थे? मदिरा, सूखे अंजीर, दार्शनिक। 2 चीज भेज दी, मदिरा और सूखे अंजीर, परंतु क्या नहीं भेजा? दार्शनिक। आगे 2 राजदूत, एंटियोकस ने किसको भेजा? डाइमेकस। और प्लिनी के अनुसार मिस्र के टालमीदित्य ने किसको भेजा? डायनोसियस। किसका था? आजीवक संप्रदाय का। ये करेंगे बिंदुसार में। चलिए अब आ जाओ अशोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक। देखो, सम्राट अकबर के लगता है, सम्राट अशोक के लगता है, और एक सिकंदर के, सिकंदर महान, अशोक महान, अकबर महान, ये 3 शासकों के महान लगता है। तो एक महान शासक पढ़े हम, अशोक महान, मौर्य सम्राट अशोक। सुनेंगे सब ध्यान से, इम्पोर्टेंट भी है। बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी 273 ईस्वी पूर्व। तो मृत्यु के बाद में शासक कौन बना?
शासक बना अशोक। कब बन गया? 273 ईस्वी पूर्व से। और मृत्यु कब हुई? 232 ईस्वी पूर्व। अब यहाँ से एक प्रश्न उठता है, राज्याभिषेक हम दिखा रहे हैं 273 ईस्वी पूर्व। गद्दी पर बैठा था अशोक बिंदुसार की मृत्यु के बाद। कब? 273 ईस्वी पूर्व में। पर दूसरी बार हम लिख रहे हैं 269 ईस्वी पूर्व, 4 वर्ष बाद। ये क्या है? ये क्या है? देखो, अशोक 273 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा, परंतु विधिवत राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व सत्ता संघर्ष के बाद हुआ। गद्दी पर तो बैठ गया था 273 ईस्वी पूर्व, परंतु विधिवत राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईस्वी पूर्व। 4 वर्ष किसमें लगे? सत्ता को लेकर संघर्ष। अशोक के भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ। जैन, विशेष रूप से बौद्ध ग्रंथ, और इनमें भी क्या, सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके और विधिवत 269 ईस्वी में राज्याभिषेक करवाया। ये 4 वर्ष 99 भाइयों को मारने में लग गए थे। यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, ये बौद्ध ग्रंथों की ये बात पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि अशोक के जीवित भाइयों का उल्लेख अभिलेखों में मिला है। ये बौद्ध ग्रंथ क्या दर्शाना चाह रहे थे? ये अशोक को पहले बड़ा क्रूर दर्शा रहे हैं कि इसने अपने 99 भाइयों का वध कर दिया। और जैसे ही अशोक ने बौद्ध धर्म की महानता दर्शाते हैं बौद्ध धर्म वाले, क्या अशोक ऐसा क्रूर व्यक्ति था जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था? और बौद्ध धर्म के प्रभाव में आने पर वही अशोक था जिसने अपने भोजनालय में भी पशुओं के वध पर रोक लगवा दी थी, और जिसने न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी औषधालय, चिकित्सालय बनवाया था। तो ये सब प्रभाव किसके कारण था? अशोक के बौद्ध धर्म के कारण था, बौद्ध धर्म का प्रभाव था। खैर, हमें इतनी बात याद रखनी है, विधिवत राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईस्वी पूर्व, और 4 वर्ष सत्ता का संघर्ष चला था, कुछ भाइयों की हत्या भी की गई थी। चलिए, एक प्रश्न हो गया अशोक का। अब देखो, अशोक का जो भाब्रू अभिलेख है, भाब्रू अभिलेख, उसमें अशोक के लिए क्या लिखा है? प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी, लाजा मगध। अशोक के लिए अभिलेखों में ये लिखा हुआ है, अधिकतर अभिलेखों में प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी, लाजा मगध। और पुराणों में अशोक के लिए कौन सा शब्द काम में आया है? अशोक वर्धन, अशोक वर्धन। पीछे हम पढ़ चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 बार हम लिख चुके हैं। अशोक के अभिलेख हमने ऐतिहासिक स्रोतों में पढ़ लिए, यहाँ उन पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। जो स्टूडेंट उस क्लास में नहीं थे उनको बता दें कि 4 अभिलेखों में अशोक का नाम मिला है। कौन कौन से अभिलेख हैं जिनमें अशोक नाम मिला? एक तो मास्की, गुजरा, नेतुर, उदय, गोल्लम। खूब इम्पोर्टेंट है, जो उस क्लास का वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख लेना। अशोक का नाम किस किस में मिला है? मास्की, गुजरा, नेतुर, उदय, गोल्लम। अब इम्पोर्टेंट है, एक ये भी पहले कर चुके, इम्पोर्टेंट है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसे ही गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। इसमें सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख है। और इस रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, और इसी झील से अशोक के गवर्नर तुसाफ ने 2 नहरें निकाली थी। तो इस नहरों के लिए इस अभिलेख पर किसका नाम हो गया? अशोक का। तो अशोक का अभिलेख में मिलता है उल्लेख रुद्रदामन से। सुदर्शन झील टूट गई थी, जिसको रुद्रदामन ने अपने निजी खर्चे से बनाया था। फिर गुप्तवंश में स्कंदगुप्त ने पुनः निर्माण करवाया था। दीपवंश में अशोक को उज्जैनी करमौली कहा है। इसका मतलब ये हो गया, उज्जैन प्रांत था, जैसे अवंती प्रांत जिसकी राजधानी उज्जैनी रहती है,
उज्जैनी करमौली, उज्जैनी का कर लेने वाला, मतलब उज्जैनी का गवर्नर था। ये अशोक की हो गई प्रारंभिक जानकारी। सभी एक अशोक जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप खूब अच्छे से करो, एग्जाम में आता है। और मौर्य साम्राज्य पूरा टॉपिक बहुत अच्छा है, तो इसको आप साथ के साथ पढ़ करके आएंगे और पहले से ही तैयार करके। आगे देखें, अशोक की माता का नाम था शुभद्रांगी। कुछ ग्रंथों में अन्य भी नाम मिलता है, पर अंग्रेज इतिहासकार स्मिथ ने भी शुभद्रांगी माना है, तो यही आप नाम याद रख लेना। अशोक की पत्नियां, काफ़ी पत्नियां थी। बौद्ध ग्रंथों में कौन सी मिल रही हैं? ऐसंदिमित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिक्ष्य, रक्षिता, कारुवाकी। इसका उल्लेख हुआ है प्रयाग प्रशस्ति में या प्रयाग स्तंभ लेख में, अभिलेखों में कारुवाकी पहले पढ़ चुके हो, इसके दान देने का उल्लेख है। पुत्र देखो, कुणाल, महेंद्र। ये महेंद्र है बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया था, तो कुणाल, महेंद्र ये हैं बौद्ध ग्रंथों में। और एक अन्य पुत्र का नाम है जालोक, जिसका उल्लेख राजतरंगिणी पुस्तक में है, और ये राजतरंगिणी पुस्तक लिखी थी कलहन ने। और एक पुत्र है तीव्र, जिसका उल्लेख भी इसी प्रयाग अभिलेख में है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, 4 बार लगा लो, वेरी वेरी वेरी, इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध है कलिंग युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध है। कब का है? 261 ईस्वी पूर्व, ईसा के जन्म से 261 ईस्वी पूर्व हुआ। अच्छा, एग्जाम में पूछा जाता है ये अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद है, 8 वर्ष पूछा जाता है, 8 वर्ष बाद, अर्थात 9वें वर्ष में हुआ। पर एग्जाम में आप याद रखना राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद में हुआ। एक खूब इम्पोर्टेंट है, पहले भी पढ़ चुके हो। 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है। अशोक ने कलिंग विजय की, इसका उल्लेख कौन से शिलालेख में है? 13वां में। और 13वां में पड़ोसी राज्य और विदेशी राज्यों का भी नाम है। अब कलिंग का इस समय शासक नंदराज था। कुछ ग्रंथों में लिखते नहीं है, कुछ में संभावित शासक का नाम था नंदराज। ये जो कलिंग युद्ध हुआ, इसमें 1 लाख व्यक्ति मरे थे और 1.5 लाख घायल हुए थे। आगे देखो, कारण क्या थे? कौटिल्य के अनुसार कलिंग है उड़ीसा में है, उड़ीसा का क्षेत्र है कलिंग जो है, जो कलिंग का जो युद्ध हुआ। क्यों हुआ? अब ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में था कलिंग। कैसे? यहाँ कलिंग से अशोक के अभिलेख मिलते हैं, और क्योंकि अशोक ने पहले युद्ध नहीं किया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता था। बिंदुसार की युद्ध क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार में विशेष नीति नहीं रहती है, पूरा साम्राज्य विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य ने कर लिया था। बिंदुसार के समय ये जो कलिंग है ये अर्ध स्वतंत्र स्थिति में हो गया था, और अशोक के समय कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, इसलिए कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया। क्यों? कारण विद्वानों के अनुसार अलग अलग हैं। कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य क्या करे हैं, कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, और युद्ध में हाथियों, मौर्यों की सेना में हाथी बड़ी संख्या में होते हैं, युद्ध में हाथी बहुत काम आते थे। हमने देखा था जब सेल्यूकस से संधि की तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को दिया था, तो हाथी इनकी सेना में महत्वपूर्ण थे। तो हाथियों की प्राप्ति का कारण कौन बताया है? कौटिल्य ने। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार नागा जाति के कुछ लोग थे जो समुद्री लुटेरे थे, जो कलिंग में निवास करते थे। इन्होंने अशोक की मणिमुक्ताओं की माला, मतलब बहुत से मणिमुक्ता चुरा लिए। ये कथन है तिब्बती इतिहासकार तारानाथ का। प्लिनी के अनुसार वाणिज्य व्यापार के दृष्टिकोण से कलिंग महत्वपूर्ण था, और यही मत रोमिला थापर का भी है
कि वाणिज्य व्यापार की दृष्टि से कलिंग महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था? एक तो कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, दूसरा दक्षिण भारत से जाने का कलिंग से था, फिर एक जो विदेश व्यापार है जैसे दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों के साथ, उनके लिए भी कलिंग महत्वपूर्ण था। तो वाणिज्य व्यापार की दृष्टि से ये मत है प्लिनी और रोमिला थापर। सर्वमान्य मत है साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। इन बातों को लेकर के कलिंग युद्ध हुआ 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक की जीत हुई, अशोक की जीत हुई। इस युद्ध के बाद में अब देखो निर्णायक क्यों है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है कि युद्ध के बाद रात के समय अशोक ने अपना वेश बदल करके, और एक बौद्ध भिक्षु होता है उपगुप्त, उसके साथ इस युद्ध भूमि में जाता है और युद्ध भूमि का दृश्य देखता है। इस युद्ध भूमि में 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे, 1.5 लाख घायल थे। जब अशोक उपगुप्त के साथ दोनों वेश बदल करके युद्ध भूमि में जाते हैं तो यहाँ घायल सैनिक चिल्ला रहे थे। कोई सैनिक कह रहा था मुझे पानी दे दो, किसी का हाथ कट गया वो कहता था मेरी गर्दन उतार दो, मुझे मृत्युदंड दे दो, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। कुछ घायल सैनिक बुरी तरह से चिल्ला रहे थे, कुछ कह रहे थे हमने अशोक का क्या बिगाड़ा था, हमने अशोक का क्या लिया था। इस तरह से इस युद्ध भूमि का दृश्य देख करके अशोक ने हमेशा हमेशा के लिए जो बहरी घोष या जो युद्ध की नीति थी उसको छोड़ करके कौन सी नीति अपना ली? धम्म घोष। पुनः सुने, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बहरी घोष युद्ध के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपना ली। युद्ध की बजाय धम्म से, धर्म से लोगों का दिल जीता जाए, ये नीति किसने अपना ली? अशोक ने। अब यहाँ आगे मौर्य साम्राज्य का पतन का जब कारण पढ़ेंगे तब हम इस बात को पुनः दोहराएंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की यह दमघोष की नीति जिम्मेदार थी, या कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने युद्ध के स्थान पर धम्म को चुना, दमघोष को चुना। सेना को जो युद्ध में काम आती थी उसको धर्म के रूप में लगा दिया गया, तो सैनिक पतन हो गया। एक पतन का कारण था, वहाँ डिटेल से चर्चा करेंगे। हाँ, एक इतिहासकार है, ये आप पढ़ के आओगे और कल की क्लास में आप मुझे जवाब भी दोगे। एक इतिहासकार है। अब आप लोगों ने मगध साम्राज्य नहीं पढ़ा। मगध साम्राज्य 16 जनपद में मगध जनपद था, और मगध जनपद का जो उदय है वो हर्यक वंश का बिंबिसार होता है। इसके समय से मगध साम्राज्य अपने पड़ोसी क्षेत्रों पर कब्जा करता गया और एक विशाल साम्राज्य बन गया। तो यहाँ एक कथन आता है, उस इतिहासकार का नाम कल बताओगे आप पढ़ करके, क्या कि जिस मगध साम्राज्य के लिए हर्यक वंश के बिंबिसार ने जो तलवार उठाई थी, और उसी तलवार को कलिंग युद्ध के बाद में 261 ईस्वी पूर्व अशोक ने अपनी म्यांमार में रख ली, और इस तरह से मगध का साम्राज्य का पतन हो जाता है, या मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। चलिए, एक बात महत्वपूर्ण हो गई, कलिंग युद्ध के बाद अशोक की जो भैरी घोष है उसके स्थान पर कौन सी नीति अपना ली? धम्म घोष की नीति। ये नीति क्या थी? धम्म घोष। अशोक ने सेना का क्या किया? अब अगली क्लास में हम डिटेल से करेंगे धम्म घोष। आप पढ़ करके तैयार रखेंगे।